मेरा महरम इश्क सीज़न 2 इस कलम महर नूर किस्त नंबर 13। हवेली में शादी की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थीं। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे तैयारियां भी ज़ोर शोर से जारी थीं। ख़वातीन के बाज़ारों के चक्कर लग रहे थे और इस बार शादी की तैयारियां सारी बहुओं के सर पर थीं। जिस तरह हेज़ल और हाला इन दोनों को ने तो किचन की सारी जिम्मेदारी संभाल रखी थी, तो वहीं फ़रयाल और इनायत ने मेहमानों को रिसीव करने और हवेली की बाकी जिम्मेदारी संभाल ली थी। नैना को असखान से बात करने का मौका न मिल सका क्योंकि वो इतनी छुट्टियां नहीं लेकर आई थी और उसकी पढ़ाई भी जारी थी, इसलिए वो वापस जा चुकी थी क्योंकि असखान घर में टिकता ही नहीं था। वो अक्सर हवेली से गायब रहता था। यूनिवर्सिटी के बाद वो भी रात गए तक वापस आता था। शायद वो किसी जगह एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा था या शायद किसी अकेडमी जा रहा था, लेकिन वो बहुत देर तक हवेली आता था, इसलिए नैना को इससे बात करने का मौका ही ना मिला। शादी से कुछ दिन पहले वो दोबारा पाकिस्तान आने का वादा किए जा चुकी थी। उसके जाने के बाद हुनैन काफ़ी पुरसुकून थी क्योंकि जब जब नैना यहाँ होती थी तो वो काफ़ी इनसिक्योर रहती थी, लेकिन उसके जाने के बाद वो पुरसुकून हो जाती थी। शादी में तकरीबन 15 दिन रहते थे। ये असर का वक्त था जब जिया हवेली में दाखिल हुई। रानिया लाउंज में ही मौजूद थी। वो हैरत से देख रही थी सारी मुलाजमीन किस तरह कामों में लगी हुई थी और रानिया के पास आई, उसके गले लगी। उसके बाद हैरत से उसे पास देखा। रानी, ये क्या हो रहा है? कोई ख़ास फंक्शन है क्या? उसने काफ़ी तजस्सुस से पूछा। हाँ, ज़ुहान, लाला और इनायत, आप ही की शादी हो रही है। रानिया ने कंधा उचकाया, मुस्कुराकर जवाब दिया और जिया को खुशगवार हैरत हुई। वाह, नाइस। और तूने मुझे बताया भी नहीं। वैसे मुझे शादी में इनवाइट करोगी ना? उसने दोनों हाथ कमर पर रखे लड़ाका औरतों की तरह पूछा। रानिया हंस पड़ी और मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल, तुम ही तो मेरी एक दोस्त हो। तुम्हें नहीं बुलाऊंगी तो किसे बुलाऊंगी? जिया ने सर हिलाया। कुछ देर बाद अपनी मतलाशी नज़र सारी हवेली में घुमाने लगी। उसकी आंखें राइम को तलाश कर रही थीं। अचानक रानिया ने उसे देखा। क्या हुआ? तुम किसे ढूंढ रही हो? अचानक अपने कान के पास आने वाली आवाज़ से जिया कुछ गड़बड़ाई। उसके चेहरे पर भी खौफ के तासुरात नुमाया हुए थे। कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही आसपास देख रही थी। जिया ने जल्दी से बहाना गढ़ा। इतने में तेज़ी से राम सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। उसे देखकर तो जिया की आंखें चमकी थीं। वो काफ़ी तेज़ी में था। जल्दी से रानिया के पास आया। जिया, जिसे रैम को देख लेने की अभी सही से खुशी भी नहीं हुई थी कि उसकी आंखों में देखा। रैम के हाथों में रानिया का हाथ आ चुका था। निया, जल्दी चलो, तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। वो काफ़ी जल्दी में था, जैसे सांस फूल चुका हो। क्या हुआ? क्या दिखाना है? रानिया कुछ हैरान हुई। अरे यार, चलो तो सही, फिर दिखाता हूँ। फ़ौरन उसका हाथ पकड़े वापस सीढ़ियाँ चढ़ गया और जिया की आंखों ने यह मंजर नफरत से देखा। उसे याद आया, राइम ने तो उसे हाथ तक नहीं मिलाया और उस किस तरह रानिया का हाथ पकड़ रखा था। उसे एक ही पल में रानिया से इतनी नफरत हुई कि कोई हद नहीं। वो ये भी भूल गई कि रानिया उसकी बेहतरीन दोस्त है। वो दोनों आगे पीछे कमरे में दाखिल हुए। रानिया कितनी देर उलझी हुई निगाह से राइम का बिहेवियर देख रही थी और वो उसे मशरूल के कमरे में लाया था। रानिया का हाथ छोड़कर वो ड्रेसिंग में चला गया। जब बाहर निकला तो उसके हाथ में बहुत खूबसूरत मेहरून रंग का कामदार फ्रॉक थी। ये देखो, ये मामा की है। और रानिया, जिसकी आंखों में उलझन थी, उसकी आंखें चमकी। वाह, ये कितनी खूबसूरत है। वो फ़ौरन इस फ्रॉक तक आई और इस फ्रॉक को छूकर महसूस कर रही थी। मैं चाहता हूँ तुम ये पहनो। और रानिया ने बेहद हैरत और बेयकीनी से राइम का चेहरा देखा, जिस पर बच्चों जैसी खुशी थी। तुम ना शादी वाले दिन ये पहनना। वो चाहता था कि उसकी बेटी उसकी बहन की शादी में उसकी माँ का ड्रेस पहने। क्या इससे ज़्यादा बेहतरीन मर्द दुनिया में कोई हो सकता है? रानिया बस ये सोच कर रह गई। ये सब सोचते हुए कब उसकी आंखें नम हुईं, उसे एहसास न हुआ। तुम पहनोगी ना? रानिया के खामोश महसूस करते राइम ने तस्दीक चाही, या शायद उसे डर था कि कहीं रानिया इतनी पुरानी और ओल्ड फैशन फ्रॉक कहकर उसे पहनने से मना न कर दे। रानिया ने फ़ौरन इस बात में सर हिलाया। ये मेरे लिए दुनिया का बेहतरीन लिबास है, मैं ये ज़रूर पहनूंगी। नम लहजे में कहते उसने रैम का मान बढ़ा दिया। वो बेसाख्ता आगे बढ़ी और इसके साथ लग गई और रैम को ढेरों सुकून मिला। क्या बस ये एक ही है और नहीं? उसने नम आंखों से फरमाइश की और रैम इस पर हंस पड़ा। और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से कुछ पर अनाया का हक है और कुछ पर हुनैन का, इसलिए मैं इनमें के लिए छोड़ दी। मुझे ये ज़्यादा प्यारी लगी, इसलिए मैंने ये निकाल ली। चलो ट्राई तो करो। और रानिया ने हैरत से अपना चेहरा उठाए उसे देखा। क्या अभी? रैम ने सर हिलाया। हाँ, अभी। रानिया ने दोनों पल दो पल इस मैरून फ्रॉक को देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। फिर वो इससे पकड़कर वॉशरूम में चली गई। रैम बेचैनी से वहीं चक्कर काट रहा था और देखना चाहता था कि रानिया ड्रेस में कैसी लगती है।
कुछ ही देर गुजरी जब वो वॉशरूम से बाहर निकली। रायम ने चेहरा उठाया, उसे देखा। वो फ्रॉक नुमा मैक्सी थी जो उसके पैरों को छू रही थी। उसका खुला घेर था। पैरों से होती नज़र ऊपर उठती उठती उसके चेहरे गई। वो मैक्सी इस पर इतनी खेल रही थी कि रायम पलक झपकना भूल गया। एक पल के लिए तो उसकी आंखों के सामने मशल सा का चेहरा घूमने लगा। उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने मशल खड़ी हो। उसने बहुत मुश्किल से अपने मन भारी कदम उठाया और उस तक पहुंचा। वो चेहरा झुका अपनी मुस्कुराहट छुपा रही थी। वो नहीं जानती थी वो इस मैक्सी में कैसी लग रही है, लेकिन वो इस पर जच रही थी। रैम ने एक ही लम्हे में उसे अपने हिसार में लिया। रानिया का हाथ उठा और उसने रैम के सीने पर रखा। मैं तुम्हें बता नहीं सकता तुम कितनी हसीन लग रही हो। ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत अरसे बाद तुम्हारी शक्ल में अपनी माँ को देख रहा हूँ। जब उन्हें देखता था तो तुम याद नहीं आती थी, लेकिन तुम्हें देखता हूँ तो वो ज़रूर याद आती हैं। रैम की आवाज़ में नमी घुली। रानिया उसके जज्बात समझ सकती थी। उसने आहिस्ता से झुककर अकीदत से रानिया के माथे पर लब रखे। रानिया ने बेसाख्ता आंखें बंद की। इस इज्जत भरे लम्स को एहसास की तरह महसूस करना चाहा। इसकी बंद आंखों को देखकर रायम दिल खोल कर मुस्कुराया, फिर उसके कान के पास झुका। तुम मेरे लिए मेरी आधी दुनिया हो, तुम मेरा सुकून हो, और यह सुकून रायम अस्लाम शाह को दिल और जान से ज़्यादा अजीज़ है। उसकी मोहब्बत भरी सरगोशी पर रानिया के दिल ने एक बीच मस की। उसके गाल गुलाबी हुए, वो ब्लश कर रही थी और रायम ने बहुत महसूस होते ये मंजर देखा। वो बेखुद सा हो रहा था। दिल अलग ही धड़ल्ले पर धड़क रहा था। खुद को रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए आखिर दिल की बात पर अमल करते हुए उसके चेहरे पर झुका। रानी ने सख्ती से आंखें मींच लीं, क्योंकि वो अपने चेहरे पर रायम के बेट की चुभन महसूस कर सकती थी। नरमी से उसके कदास लबों की नाज़गी महसूस करते हुए फ़ौरन पीछे हो गया। रानिया का हाल तो ऐसा था जैसे काटो तो बदन में लहू ना हो। वो सर से लेकर पाँव तक सुर्ख पड़ गई। हिम्मत ना हो सकी चेहरा उठाकर रायम को देखती। रायम ने अपना दूसरा बाजू भी खोला और उसे मजबूती से अपने सीने में समा लिया। अपनी ठोड़ी उसके सर पर टिकाई। थैंक यू सो मच, तुम बहुत बहुत खूबसूरत लग रही हो। मेरी मामा के ड्रेस को वैल्यू देने के लिए बहुत शुक्रिया। तुम्हारे इस अमल ने बता दिया कि तुम्हारे लिए मेरी ख्वाहिश कितनी ख़ास है। आज मुझे यकीन हो चुका कि मेरी मामा ने मेरे लिए एक हीरा तलाशा है। उसके अल्फाज थे कि सुकून, जो रानिया को मान का एहसास हुआ। मेरे लिए हर चीज़ से पहले आपकी ख्वाहिश है, आपकी खुशी है। मैंने तो फुप्पो, मामा और ताई जान से ही सीखा है कि शौहर की खुशी सबसे पहले, बाकी सब कुछ बाद में। और बेहतरीन है वो बीवी जो अपने शौहर के रंग में ढल जाए। रैम ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी वाली बातें कर रही थी। काफ़ी समझदार हो गई हो, मुझे लगता है तुम काफ़ी बड़ी हो गई हो। रैम ने उसका सरता पैर जायज़ा लिया। वो वाकई इस मैक्सी में अपनी उम्र से कुछ ज़्यादा ही बड़ी लग रही थी। उसकी उम्र 18 साल थी। इसने हैरानी से रायम को घूरा। मैं क्या सोच रहा हूँ, हम भी शादी करवा लेते हैं, मौका अच्छा है। रायम के लहजे में शरारत थी। रानिया का चेहरा तेज़ी से सुर्ख पड़ा। उसने एक मुक्का रायम के सीने पर दे मारा। मुझे नहीं करनी अभी शादी, पहले मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी। गुस्से से नाक लाल हो रही थी। उसके इतने क्यूट फेस को देखकर रायम का कहका सारे कमरे में गूंजा और रानिया का बस न चला वो यहाँ से भाग जाए। रिलैक्स, मैं तो मजाक कर रहा था। रायम ने फ़ौरन उसे रिलैक्स करना चाहा। इससे पहले रायम दोबारा उसके चेहरे पर झुकता, अचानक कानों के पर्दे फाड़ती आवाज़ आई, रानी। रानी कहाँ चली गई हो? वो जिया थी जो उसे चिल्ला चिल्ला कर बुला रही थी, और रानिया 1 मिनट से पहले रायम से दूर हुई। रायम के चेहरे पर बेजारी छाई। जैसे उसे जिया का यहाँ ना गवार गुजरा। वो कमरे के बाहर ही थी। जैसे ही रानिया रायम से कुछ दूर हुई, वो कमरे में दाखिल हुई। शायद वो किसी नौकरानी से पूछ चुकी थी कि रानिया कहाँ है। अरे तुम यहाँ हो और मैं तुम्हें सारी हवेली में ढूंढ रही हूँ। बात करते साथ उसका ध्यान रायम की तरफ गया, जिसकी आंखों में कुछ गुस्सा था। उसने हैरत से रानिया को उस मैरून मैक्सी में देखा। वाह, ये कितनी खूबसूरत है, ये कहाँ से आई? उसने जैसे मजाक उड़ाना चाहा, लेकिन रानी और राइम का संजीदा चेहरा देखकर वह फ़ौरन संजीदा आई। यकीनन राइम, उसका मूड सख्त बेजार हो चुका था। मेरा मतलब था, तुमने ये कहाँ से ली? ये बहुत खूबसूरत है। वो सताइश से इस मैक्सी को देख रही थी। है ना बहुत प्यारी? है ना? ये मेरी पप्पो की है, और देखो मुझे कितनी फिट आई है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे लिए ही बनाई गई हो। रानिया कदम कदम चलती शीशे के सामने आकर खड़ी हुई और फिर हर एंगल से खुद को शीशे में देखने लगी। हाँ, लेकिन तुमने क्यों पहनी है? जिया को जैसे हैरत हुई। क्योंकि ये आज से मेरी है। रानिया ने एक नज़र मुस्कुराकर राइम को देखा। उसकी आंखों में मान था, जैसे पूछ रही हो कि ये आज से मेरी हुई ना। और राइम ने मुस्कुराहट जब्त करते आहिस्ता से हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल, आज से मेरी मामा का ये ड्रेस हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ। राइम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसकी ओशन ब्लू आंखों में चमक थी जो जिया बहुत गौर से देख सकती थी। वो बहुत ख़ास और गहरी नज़र से रानिया को देख रहा था, और उसकी इन नज़रों से जिया के अंदर हसद की शदीद लहरें उतरी। चलो रानिया, नीचे चलते हैं। उसने अपना गुस्सा काबू करते रानिया को पुकारा, और इसकी आवाज़ से इन दोनों की नज़रों का सांस टूटा। हाँ, मैं ये चेंज करके आती हूँ।
ये कहते हुए फ़ौरन वॉशरूम में चली गई और राइम बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया और जिया ज़ब्त से उसकी पुश्त को तकती रह गई। 2 मिनट बाद ही रानिया सिंपल ड्रेस में बाहर निकली और फिर वो दोनों कमरे से बाहर निकल गई, मगर कमरे में मस्बत के साथ मनफी वाइब्स भी मौजूद थीं। शादी में कम ही दिन बचे थे। आज ही दोपहर के वक्त नैना भी वापस पाकिस्तान आ चुकी थी और यह रात के 8 बजे का वक्त था जब सारे कज़न चौथे फ्लोर की छत पर मौजूद थे। सबको अलग अलग तरीके से अनाया और जहान ही यहाँ लेकर आए थे। छत पर ही उन्होंने बिस्तर लगा लिए थे। आज हम सारे कज़न रत जगह करेंगे और गेम खेलेंगे, अनाया ने सबको बताया। यहाँ सब मौजूद थे, अनाया, राइम, सुहान, रानिया, हानिया, अलान, असखान, अनाया, हुनैन और हैदर, और उनके अलावा नैना भी थी। यहाँ सिर्फ शाह हवेली के सारे पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ थे। रानिया ने नीचे गोल दायरे की सूरत में कुछ पिलो रखे। चलो सब यहाँ कर बैठो। असखान तो ऐसे फंक्शन से बेजार हो जाता था, मगर नैना ने उसकी एक ना सुनी और उसे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया। इससे पहले नैना वहाँ बैठती, नैना ने जानबूझकर हुनैन को उसके पहलू में लाकर बिठाया और हुनैन अगला सांस ना ले सकी। सारे जोड़ी जोड़ी बैठ चुके थे और आखिर में सिर्फ हैदर के साथ वाली जगह खाली थी। नैना अपना समूह बनाती वहाँ जाकर बैठ गई, क्योंकि असखान के साथ ही सुहान बैठ चुका था और इन लोगों ने जानबूझकर हुनैन और असखान को एक साथ बिठाया था। अनाया और सुहान ने कुछ आपसी इशारे किए और फिर एक चोर नज़र इन दोनों पर डाली। वो दोनों एक साथ तो बैठे थे, मगर एक दूसरे से बेनियाज थे। चलो अब ये पिलो सब पास करेंगे और जिसके पास जाकर रुका, इससे फिर हम एक ऑप्शन देंगे, ट्रुथ या डेयर देंगे। इसकी मर्ज़ी है, वो ट्रुथ चूज़ करे या डेयर, लेकिन जो चूज़ किया उसे मुकम्मल करना ही पड़ेगा। अनाया ने वो पकड़ा और उनके पीछे ही एक मुलाजमा खड़ी थी, इसे मोबाइल पकड़ा दिया। तुम्हारी मर्ज़ी, जब दिल चाहे म्यूज़िक बंद कर देना। उनकी शादी में सिर्फ 5 दिन रह गए थे और 5 दिन पहले वो अपने कज़न्स के साथ मिलकर कुछ अच्छे लम्हे गुजारना चाहते थे। सॉन्ग स्टार्ट हुआ, पिलो पास होना शुरू हुआ। सबसे पहले पिलो राइम के पास जाकर रुका। सबने क्लैपिंग की। राइम मुस्कुराहट जब्त करता अपनी जगह से उठा। ओके बिग ब्रो, चले बताएं, ट्रुथ या डेयर? अनाया के सवाल पर राइम ने रानिया की तरफ इशारा किया। वैसे ट्रुथ कहने को कह रही थी और फिर राइम उसकी बात कैसे न मानता। ओके ट्रुथ, अनाया ने मुस्कुराहट जब्त की। ओके तो फिर बताएं, आपके लिए रानिया कितनी ख़ास है? उसके सवाल से एक पल के लिए सारे ही मुतजस्सिस हुए थे, यहाँ तक कि रानिया को भी तजस्सुस हुआ कि वो क्या कहेगा। उसने रानी के सामने हाथ फैलाया। रानी ने उसके हाथ पर हाथ रखा और फिर उठकर खड़ी हुई। रायम उसके सामने घुटनों के बल बैठा, उसके दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़े। ये मेरे लिए दुनिया की तीसरी खूबसूरत औरत है। मामा मेरे लिए मेरी कुल कायनात थी और आज भी हैं। उनके बाद मुझे अपनी गुड़िया। उसने मुस्कुराहट जब्त के साथ अनाया को देखा। अनाया की आंखों में नमी चमकी थी। मेरी बहन बहुत ख़ास है और इसके बाद मेरे लिए सबसे ख़ास मेरी प्यारी निया है। मुझे सबके सामने कहने में कोई शर्म नहीं कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आई लव यू, द लव ऑफ माई लाइफ। रैम ने इतना कहते उसके हाथ पर लब रखे। माहौल कुछ रोमांटिक सा बन गया। सब ने हुचिंग की और तालियां बजाई। सबका मूड ही अच्छा हुआ था और उन्होंने बहुत हसरत से ये मंजर देखा। फिर ना चाहते हुए भी उसका ध्यान भटका। उसने एक चोर नज़र असखान पर डालनी चाहिए, मगर उसके बाजू से ऊपर चेहरे तक न जा सकी और अपनी निगाहें फेर गई। म्यूज़िक दोबारा चलने लगा और इस बार म्यूज़िक सुहान पर आकर रुका। ओके तो इस बार डियर मैं दूंगा। रैम ने अपना हाथ बुलंद किया। सुहान ने कंधे झुकाए। बताओ, मेरी बहन की खातिर किस हद तक जा सकते हो? जहान ने अपना एक बाजू खोला और अनाया को अपने साथ लगाया। मैं उसकी खातिर कुछ भी कुर्बान कर सकता हूँ, अपना करियर भी, यहाँ तक कि अपनी जान भी, और अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक उसे चाहूँगा। मेरा इश्क मौत के बाद भी कम नहीं होगा। लव यू नीली बिल्ली। जहान ने आहिस्ता से उसके माथे पर लब रखी और एक बार फिर सारा टेरेस तालियों से गूंज उठा। असखान बेजार हो रहा था। उससे इन फंक्शंस में बैठना और ऐसे फजूल गेम्स खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। हुनैन की आंखों में नमी झलमलाने लगी, मगर उसने बहुत मुश्किल से अपनी आंखों की नमी काबू कर रखी थी। म्यूज़िक एक बार फिर चलने लगा और इस बार म्यूज़िक रानिया पर आकर रुका। अनाया की तो आंखें चमक पड़ी। तुम्हें मैं डेयर दूंगी, चलो अभी उठो और मेरे बिग ब्रो को एक फॉरहेड किस दो। अनाया की बात पर रानिया का चेहरा लम्हों में सुर्ख पड़ा। उसने बेबसी से राइम को देखा। डोंट वरी रानी, हम सब तुम्हारे बहन भाई हैं और वो तुम्हारा शौहर है। चलो इतना कर सकती हो, परेशान मत हो, हम में से किसी को भी बुरा नहीं लगेगा। अनाया ने मुस्कुराहट दबाए उसे हौसला दिया, लेकिन रानिया तो शर्म से पानी पानी हो रही थी। देखो डेयर है, ये तो करना ही पड़ेगा, वरना फिर हमें डांस करके दिखाना पड़ेगा। अनाया ने इस बार से बेबस किया। रैम ने उसकी मुश्किल हल करने के आहिस्ता से अपना चेहरा उसके सामने झुकाया। रानिया बेचारी बहुत बुरी फंसी थी। अब अनाया की बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था।
اس کا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے زور سے آنکھیں میچ لیں اور آہستہ سے اپنے چہرے کو کچھ اوپر کیا۔ اس کے ہونٹ ذرا سے رحم کے ماتھے سے مس ہوئے، وہ فوراً پیچھے ہو گئی۔ مجمع میں معنی خیز مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا، جیسے ذہان اور عنایا ساری پلاننگ کیے بیٹھے تھے۔ اس بار بلو اذخان پر آ کر رکا اور مجمع میں اس بار ایسی خاموشی چھائی جیسے سب کا سانس بھی رک گیا ہو۔ اوکے تو اذخان بتاؤ، ٹروتھ لوگے یا ڈیئر؟ اذخان کا چہرہ اس بار سفید پڑا۔ وہ ٹروتھ لے کر کسی کو بھی کسی قسم کی سچائی یا اپنے دل کی بات نہیں بتانا چاہتا تھا، اس لیے بے دلی سے کہہ دیا ڈیئر، اور جیسے عنایا کی تو باجیں کھل گئیں۔ اوکے تو تمہارا بھی وہی ڈیئر ہے جو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے رانیہ کو دیا، بس ایک فور ہیڈ کس حنین کے لیے؟ عنایا کی بات پر حنین کے چہرے موڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی حیرانی تھی۔ عنایا کو تو مزہ آ رہا تھا، مگر حنین کو اپنا دم گھٹتا محسوس ہوا، اسے اپنے سر پر آسمان پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ اذخان تو غصہ ہی آ گیا کہ کیسا فضول اور بکواس ڈیئر ہے، مجھے ایسے گیمز کھیلنی نہیں ہے۔ وہ ایک ہی پل میں اٹھ کھڑا ہوا، لیکن سامنے بھی عنایا تھی۔ وہ بھول گیا کہ عنایا ایک شیرنی ہے اور سامنے والے کو کس طرح جال میں پھنسانا ہے وہ جانتی تھی۔ تمہیں یہ بتانا چاہیے کہ تمہارے حنین کی کوئی ویلیو ہے یا نہیں، صرف ایک فور ہیڈ کس نہیں دے سکتے۔ کم آن اذخان شاہ، وہ تمہاری بیوی ہے، آج تمہارا یہ ڈیئر فیصلہ کر ہی دے گا تمہاری زندگی میں حنین کی کوئی ویلیو ہے بھی یا نہیں۔ نائب پر سکون تھی، وہ جانتی تھی چیلنج دینا اور اسے ایکسیپٹ کرنا تو اذخان شاہ کو کتنا پسند ہے۔ وہیں دوسری طرف نینا جلتے ہوئے انگاروں پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی اذخان ایسا کوئی ڈیئر پورا نہیں کرے گا۔ اسٹاپ اٹ! اذخان کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا، وہ دبے دبے لہجے میں چلایا۔ عنایا کے سکون میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ اوکے تو ٹھیک ہے، ہم ڈیئر چینج کر لیتے ہیں، تو یہی ڈیئر حنین کرے گی، کیونکہ وہ تمہاری بیوی، اور تم اگر اس ڈیئر کو کمپلیٹ نہیں کرو گے تو حنین کو کرنا پڑے گا۔ کیا کریں گے بھائی، یہاں ساری جوڑیاں بیٹھی ہیں۔ عنایا نے تو اوور ایکٹنگ کی حد کر دی۔ ذہان اپنی مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا اور دل ہی دل میں اپنی شیرنی کو داد دے رہا تھا۔ عنایا کی دوسری بات پر تو حنین کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا، اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ چلو اٹھو حنین، جسٹ ایک کس ہم سب کے سامنے، آخر شوہر ہے تمہارا۔ جیسے رانیہ اور رائم نے سب کو دکھا دیا، تم بھی دکھا دو۔ ذہان نے بھی لقمہ دیا اور حنین کے دماغ میں تو دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے بہت مشکل سے اپنا چہرہ اٹھائے اذخان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں کافی سختی تھی، جس سے حنین کی روح کپ کپا اٹھی اور فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ اس پر عنایا کو کچھ غصہ ہی آ گیا۔ تم دونوں صرف میری خاطر ایک ڈیئر پورا نہیں کر سکتے؟ تم دونوں کے لیے میں کوئی ویلیو نہیں رکھتی؟ اس پر عنایا نے انہیں ایموشنلی ویک کرنے کی کوشش کی، مگر حنین تو یہ مر کر بھی نہیں کرتی۔ اچانک اذخان کے موبائل کی بیل بجی، اس نے اپنا موبائل سامنے کیا تو ذہان کا میسج جگمگا رہا تھا۔ اصلی مرد بھرے مجمع میں اپنی بیوی کو عزت دیتے ہیں، ثابت کر دو آج کہ وہ تمہاری نین ہے اور تم اس کے میر۔ ذہان نے اسے لفظوں کی جال میں الجھا دیا تھا۔ اذخان ایک ہی پل میں پلٹا۔ حنین اور اذخان تو انہیں پہلے سے اٹھ کھڑے ہو چکے تھے، کیونکہ حنین تو یہاں سے بھاگنے والی تھی۔ سارے دم سادے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اس نے اتنی جلدی حنین کے قریب ہوتے اس کے گال پر لب رکھے اور اتنی تیزی سے دور ہو گیا کہ سب حیران رہ گئے، اور حنین جو سختی سے آنکھیں میچے کھڑی تھی، اس پر تو حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ اسے کبھی بھی اذخان شاہ سے یہ امید نہیں تھی، اور نینا تو اندر تک جل کر راکھ ہو گئی۔ عنایا تو جیسے کھل سی گئی۔ حنین ابھی تک ساگت کھڑی تھی، اسے لگا وہ اب کبھی ہل نہیں پائے گی، وہ پتھر ہی ہو گئی تھی۔ عنایا نے فل زور شور سے کلیپنگ کی کہ سب ہوش میں آئے۔ میوزک دوبارہ شروع ہوا اور اس بار پلو نینا پر آ کر رکا۔ تو چلو نینا، تم کوئی ڈانس کر کے دکھاؤ۔ یہ ڈیئر دینے والا حیدر تھا۔ نینا نے اسے سخت تیوری سے گھورا۔ اور ریلی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ میرے لیے مشکل ہے؟ نینا تو اترائی تھی، پھر فوراً وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور 2 منٹ تک اس نے سب کو ڈانس کر کے دکھایا۔ اذخان تو ان سب سے بیزار ہو چکا تھا، اس لیے اٹھا اور خاموشی سے جا کر کچھ فاصلے پر بچھائے بستر سے ایک پر لیٹ گیا اور اپنے موبائل میں گم ہو چکا تھا۔ سب نے کلیپنگ کی۔ اس کے بعد پلو حنین پر رکا۔ چلو حنین، کوئی اچھی سی پوئٹری سناؤ۔ یہ ڈیئر دینے والا رائم تھا۔ حنین نے کی نکیوں سے کچھ فاصلے پر لیٹے اذخان شاہ کو دیکھا، اسے دیکھتے ہوئے وہ کہیں کھو سی گئی، پھر اس کے لب ہلے۔ ایک تمنا ہے کہ وہ آئے اور مجھے گلے سے لگا لے، اور ایک حقیقت ہے کہ وہ مجھ سے بہت دور ہے۔ حنین نے کھوئے کھوئے لہجے میں یہ شعر سنایا۔ سب نے اس کے لہجے میں تکلیف اور افسردگی کو محسوس کیا، یہاں تک اذخان شاہ نے بھی، جس کے کانوں میں یہ شعر بخوبی پہنچا تھا۔ کچھ منٹ بعد یہ محفل برخاست ہوئی، سارے بستر پر آ کر لیٹ چکے تھے۔ آسمان پر تارے پوری آفتاب کے ساتھ چمک رہے تھے۔ 10 بجے کا وقت ہو چکا تھا، گرمیوں کے دن تھے، یہ مارچ کا مہینہ تھا، ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں۔
अचानक ही नैना को मच्छर काटने लगा। वो इस माहौल की आदी नहीं थी। वो फ़ौरन वहाँ से उठी और नीचे भाग गई। उसके जाने के बाद सुहाना और अनाया की आंखें टकराईं। वो दोनों ने आंखों ही आंखों में एक बार फिर एक दूसरे को इशारे किए। फिर ये इशारे सबके दरमियान हुए और सारे आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाने लगे। सिर्फ असखान और हुनैन छत पर रह गए। असखान जो किसी से कॉल पर बात कर रहा था, जैसे ही पलटा हैरान रह गया। सारे नीचे जा चुके थे, लेकिन हुनैन शायद वहीं लेटे लेटे सो गई थी। वो कदम कदम चलता हुनैन के पास आया। सोई हुई कितनी मासूम लग रही थी। वो सिकुड़ी सिमटी लेटी थी। असगान को महसूस हुआ शायद उसे सर्दी लग रही थी, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही थीं। ऊपर से खुली छत थी। असगान ने ब्लैंकेट पकड़ा और उस पर खोल कर दिया। फिर उसके पास ही लेट गया। बाजू के बल गाल पर हाथ रखे वो मोहब्बत से उन्हें का चेहरा देख रहा था, जो बाईं तरफ करवट लिए सोई स्लीपिंग ब्यूटी लग रही थी। इस वक्त आसान की आंखों में बहुत नरमी थी। कोई देखता तो शायद यकीन ना होता। चलती हवा से हुनैन के बाल उसके चेहरे पर आगे पीछे हो रहे थे। आसान का बेसाख्ता हाथ उठा और उसके बालों तक गया। उसने नरमी से हुनैन के बाल उसके चेहरे से हटाए। उसका सफ़ेद दूधिया चेहरा, उसके खूबसूरत नक्श नैन, बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत थी। आसान आहिस्ता से उसके चेहरे पर झुका और उसके माथे पर लब रखे और उसके लम से कसमसाई और आसान की तरफ करवट ली। इस तरह का उसका एक हाथ आसान के कंधे तक आ गया और वह शायद गहरी नींद में थी। उसकी हरकत आसान शाह के दिल के सारे तार छेड़ गई। तो तुम्हें भी मेरे गले लगने का शौक है? तुम्हें इस खानशा के एहसार में आना है? मोहब्बत से उसके कान में सरगोशी की, जैसे वह इसकी बात सुनकर जवाब देगी, जबकि दूसरी तरफ वो तो गहरी नींद में उतर चुकी थी। असखान ने तकिया पकड़ा और उसके सर के बिल्कुल पास तकिया जोड़कर अपना सर वहाँ रखा और इसके करीब होकर लेट गया। दोनों के चेहरे पास ही थे। उसका एक हाथ अब तक असखान के कंधे पर था। असखान ने नरमी से उसका सर उठाया और अपना दूसरा हाथ फैलाकर अपने बाजू पर उसका सर रख लिया। असखान शाह के गले लगने का हक सिर्फ तुम रखती हो। यकीन जानो, ये हक तुम्हारा मीर किसी को नहीं देगा। ये मीर असखान शाह सिर्फ और सिर्फ अपनी नैन का है। इसने दोबारा एक सरगोशी की और फिर उसके माथे पर लब रखे। उसके इतने करीब थी जैसे लग रहा था कि उसके सीने से लगी सो रही है। इतनी खूबसूरत रात थी, ऐसी रात जहाँ लोग इस पर छत पर चांद और सितारों की खूबसूरती को देखते हैं। वो इन सबसे बेनियाज सिर्फ उसके हसीन चेहरे को देख रहा था, और फिर उसे देखते देखते वो कब नींद की वादियों में उतरा, उसे एहसास न हुआ। वो काफ़ी गहरी नींद में था। जब उसके कानों में किसी घंटी की आवाज़ पड़ी, उसने मुंदी मुंदी आंखें खोली। वो शायद अलार्म की आवाज़ थी, जो अब कान के पर्दे फाड़ती हुई महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ उसके सीने पर कोई चीज़ हरकत कर रही है। असगान ने फ़ौरन पट से अपनी आंखें खोल दी। हुनैन का जिस्म हरकत में आ रहा था। कुछ ही फासले पर सहारानी के पास हुनैन का मोबाइल पड़ा था। शायद इसके मोबाइल पर कोई अलार्म सेट था। असगान फ़ौरन लम्हों में उससे दूर हुआ, इसका सर बहुत नरमी से तकिए पर मुंतकिल किए। इसके करीब से उठा और कुछ फासले पर जाकर दोबारा लेट गया। एक नज़र अपने मोबाइल से टाइम पर डाली। रात के 3 बजे का वक्त था। वो बाजू चेहरे पर रखे कर लेट गया। 2 मिनट बाद ही हुनैन की आंख खुली। वो अपनी आंखें मसलते हुए उठ रही थी। फिर उसने एक नज़र मोबाइल को देखा और अलार्म बंद किया। बिना आसपास देखे वो उठी और वॉशरूम की तरफ चली गई। इस फ्लोर पर भी एक छोटा सा टेरेस था और एक स्टोर रूम था और एक वॉशरूम था। असगान उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा था। 10 मिनट बाद वो अपने सर पर हिजाब सजाए छोटे स्टोर रूम में जाए नमाज उठाए बाहर निकल रही थी। फिर रात के इस पहर वो चाय नमाज बिछाए अब तहज्जुद की नमाज अदा करी थी। और असगान बेहद हैरत और बेयकीनी से उसे देख रहा था कि उसके मोबाइल पर अलार्म सेट था, यानी कि वह हर रोज़ रात को इस वक्त उठकर तहज्जुद की नमाज अदा करती थी। वो इतनी बेनियाज थी कि उसने एक बार भी नहीं देखा कि आसपास कौन कौन सो रहा था। तकरीबन सभी नीचे जा चुके थे। वो नमाज अदा करी थी और असगान यकटक उसे देख रहा था। नमाज अदा करते हुए उनको एक बार भी एहसास नहीं हुआ कोई उसे देख रहा है, क्योंकि इस वक्त तो वो सिर्फ अपने खुदा के साथ हम कलाम थी। नमाज अदा करने के बाद उसने दुआ के लिए अपने दोनों हाथ उठाए। उसके पास मांगने के लिए सिर्फ एक ही दुआ थी, एक ही आजत थी, एक ही ख्वाहिश थी। अल्फाज नहीं थे साथ देने के लिए। वो बस खाली हाथों फैलाए इस खुदा की बारगाह में दुआ गो थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों से आंसू निकलते चेहरा भिगोने लगे। पहले वो बेआवाज़ रो रही थी, फिर वो बाआवाज़ रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सारी छत पर गूंज रही थीं। खामोशी का वक्त था और इसकी सिसकियाँ इतनी थी कि अज़हान के कानों तक जा रही थी। वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही थी और बस सिसक सिसक कर रो रही थी। उसका सारा जिस्म कँपा रहा था। अज़हान शायद जहाँ था वहीं का वहीं रह गया और मुंजमद हो गया। उसका चेहरा हद से ज़्यादा सफ़ेद पड़ा। वो पत्थर बना उसे देख रहा था, जो कितनी देर अपने अंदर का गुबार निकालती खुद पर काबू पाती उठी, चाय नमाज समेट कर वापस उसकी जगह पर रख कर आई और फिर अपना मोबाइल उठाया और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई और असखांचा को साकत छोड़ गई। वो साकत बैठा ये सोच रहा था, जो इश्क हकीकी इतना आला, इतने लगन और इतने खलूस से कर सकती है, वह इश्क मिजाजी कैसा करती होगी, जो खुदा के इश्क की खातिर इस हद तक जा सकती है कि अपनी नींद कुर्बान किया। वह इसके सामने सर झुकाए खड़ी थी, तो अपने शौहर से कैसा इश्क करती होगी। असखान शाह को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा झटका लगा था। जारी है।